वेलकम टू स्टडी विद प्रेम जी। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपीपीएससी TG2 एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट MCQ सीरीज़, जो कि बहुत ही लंबी खींचने वाली है दोस्तों। और ये वीडियो देखिए शॉर्ट होएगी, लेकिन हाँ, ये जो सीरीज़ है ये बहुत ही लंबी खींचेगी दोस्तों, क्योंकि जो यूपीपीएससी TG2 का एग्ज़ाम है 2022 का जो एग्ज़ाम था 2023 में जो होना था वो अभी तक नहीं हो रहा है। तो आपके लिए तैयारी करने का बहुत ही अच्छा मौका है दोस्तों। तो आपके लिए सीरीज़ में लेके आया हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे। और प्लेलिस्ट में और भी क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ है। फिलहाल तो ये ट्रांसफार्मर चल रहा है दोस्तों, तो ट्रांसफार्मर की सीरीज़ ये चल रही है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ये क्वेश्चन के आंसर आप खुद भी दीजिए, कमेंट में भी बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसी लगी। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के दोस्तों। देखिए, एक ट्रांसफार्मर के माध्यमिक यानी द्वितीयक शिखर मान 0.1 वेबर की एक ज्यामितीय फ्लक्स से जुड़ा होता है। यदि द्वितीयक में घुमावों की संख्या 10 है तो द्वितीयक से प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी EMF का RMS मान कितना परिकलन कीजिए कि सप्लाई 50 हर्ट्ज हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सॉल्व हुआ भी रखा हुआ है, तभी मैं समझा दे रहा हूँ। जो इसका आंसर आएगा वो A आएगा। वो कैसे आएगा, देखिए आपका जो N2 दिया हुआ है वो 10 दिया हुआ है और F फ्रिक्वेंसी आपकी 50 दी हुई है। फॉर्मूला लगता है = 4.445 N2F। ठीक है, जो आपका 4.44 है ये ऐसे ही रहेगा, और 5 आपका जो वेबर आपका दिया हुआ है 0.1 दिया हुआ है, और N2 यानी आपका जो घुमाव की संख्या दी हुई है वो 10 दी हुई है, और फ्रीक्वेंसी 50 दी है। जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 222 आंसर इसका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है वितरण ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता होती है। देखिए दोस्तों, जो वितरण ट्रांसफार्मर होता है आपका, उसकी जो दक्षता होती है दोस्तों वो कितनी होती है, 50% लोड होता है। ठीक है दोस्तों, 50% जो दक्षता होएगी वो होगी 50% लोड। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। यहाँ पे विश्लेषण भी दिया हुआ है। देखिए, वितरण ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता 50% लोड पर प्राप्त होती है। वितरण ट्रांसफार्मर की डिज़ाइन इस प्रकार किया जाता है कि 50% लोड पर ताम्र हानि और लौह हानि के बराबर होती है। 50% लॉस जो ताम्र हानि होती है बराबर किसके होती है, लौह हानि के। ठीक है, और जबकि संचरण ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता लगभग पूर्ण लोड पर होती है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे 53 नंबर पे। ट्रांसफार्मर के स्कॉट संबंध को क्या कहते हैं। ट्रांसफार्मर के जो स्कॉट संबंध होता है दोस्तों, स्कॉट संबंध जो होता है उसको TT कहते हैं। क्या बोलेंगे, TT कहते हैं। ट्रांसफार्मर के स्कॉट संबंध को TT कहा जाता है। जबकि प्रयोग थ्री फेस और 2 फेस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। इसका जो प्रयोग होता है दोस्तों स्कॉट कनेक्शन ट्रांसफार्मर का, वो क्या होता है, वो TT पहली बार तो कहा जाता है। और जो दूसरा इसका जो उपयोग होता है वो 3 फेस और 3 फेस को सेकेंड फेस यानी 2 फेस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक 2000 फेरे हैं भाई। ठीक है, द्वितीयक 200 फेरे हैं, मतलब प्राइमरी में 2000 है और द्वितीयक में 200 है। तो प्राथमिक पद पर परिचालन चालक वोल्टता 100 वोल्ट है। एक 5 ओम का प्रतिरोध को द्वितीयक में जोड़ा जाता है। अच्छा, द्वितीयक में देखिए दोस्तों जोड़ा जाता है, तो द्वितीयक की धारा का प्रकलन कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे N1 N2 हम लिख लेंगे पहले। तो N1 हमारा इतना हो 2000 है और N2 200 है, तो V हमारा वोल्टेज 100 निकल रहा है, V2 हमें निकालना है फिलहाल के लिए। ठीक है, तभी हमारी एम्पेयर आएगी। तो फॉर्मूला ये होता है N2/N1 = V2/V1। तो हमारा जो दिया हुआ है N2 200 दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है, अपॉन हमने लिख लिया है N1 2000 है = V2 हमारा निकालना है हमें, और 100 हमारा V1 है। तो 20 से 20 यहाँ कट चुके हैं दोस्तों, 10 से 10 यहाँ काट दिए, ये 10 यहाँ पर वोल्ट आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 10। V2 हमारा कितना आया, 10 वोल्ट आया। तो और पूछा क्या गया है, द्वितीयक पर धारा पूछी गई है। तो हमारा और ओम 5 ओम मेरे ख्याल से दिया हुआ है,
मतलब R इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो निकाल लेते हैं दोस्तों। V इज इक्वल टू IR से निकालेंगे तो V इज इक्वल टू V हमारा हो जाएगा 10 और I हमें निकालना है, R इंटू में लिख देंगे 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, मतलब I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 एम्पियर आ जाएगा आपका। यह 5 इज इक्वल टू 2 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता के लिए कौन सा, देखिए दोस्तों UPPCL TG2 के कितने एग्जामों में पूछा गया है, 2 शिफ्टों में पूछा गया है दोस्तों, 15 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया है दोस्तों। और ये देखिए LMRC मेंटेनर यानी जो लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है उसमें भी दोस्तों ये सवाल पूछा गया है। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट जाने वाली है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा, वो जो नोटिफिकेशन है ना उसको ज़रूर दबा दीजिएगा। ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता के लिए देखिए अधिकतम दक्षता कब होएगी, जब देखिए आपका ताम्र हानि और जो आपकी कोर हानि होती है वो बराबर हो, यानी कॉपर लॉस इज इक्वल टू कोर लॉस। ठीक है, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला विश्लेषण भी कर दिया गया है कि ये निविष्ट हानियाँ होती है, N इज इक्वल टू ये फॉर्मूला है, दक्षता इज इक्वल टू फॉर्मूला है VI cos थीटा माइनस W I प्लस I स्क्वायर R 0 1 अपॉन ये सब पूरा देखिए दोस्तों फॉर्मूला है। आगे देखिए बढ़ते हैं हम लोग। ट्रांसफार्मर की द्वितीय वोल्टता की आवृत्ति होती है, द्वितीय वोल्टता की आवृत्ति क्या होती है, देखिए जो आपका सेकेंड वाली वोल्टता होती है उसकी जो आवृत्ति दोस्तों दी गई है वो पहला हम पढ़ लेते हैं। पहला दिया हुआ है प्राथमिक वोल्टता की आवृत्ति से कम होती है या फिर आपकी प्राथमिक वोल्टता की आवृत्ति के समान होती है या फिर प्राथमिक वोल्टता की आवृत्ति से ज़्यादा होती है या फिर प्राथमिक वोल्टता की आवृत्ति से बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका ऑप्शन आपको देखिए पहला वाला तो नहीं है, आवृत्ति से कम नहीं होती, आवृत्ति के समान ज़रूर होती है। प्राथमिक वोल्टता की आवृत्ति के समान ज़रूर होती है दोस्तों देती है वोल्टता की आवृत्ति। ठीक है, क्योंकि आवृत्ति तो देखिए हर्ट्ज जो होती है 50 हर्ट्ज ये तो बराबरी होगी ना, समान ही होगी दोनों कुंडलियों में, अलग अलग तो होगी नहीं। ठीक है, आगे देखिए बात करते हैं। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 पे बात करते हैं हम लोग। देखिए 1000 प्राथमिक वर्तन वाले यानी जो घुमाव होता है परिणामित्र को प्रदाय 250 वोल्ट AC से जोड़ा जाता है। एक द्वितीयक वोल्टता 40 वोल्ट के लिए द्वितीयक वर्तन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई, द्वितीय वर्तन होनी चाहिए। तो ये सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए दोस्तों V1 हमारा 250 वोल्ट दिया हुआ है, V2 400, N1 हमारा ये है तो वही फॉर्मूला लगाएंगे V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। तो जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो V2 हमारा कितना दिया हुआ है दोस्तों, पहले तो प्राथमिक वाला देख ले रहे हैं हम। प्राथमिक हमारा दिया हुआ है 1000, ठीक है, 250 वोल्ट दिया हुआ है, प्राथमिक पे ही दिया हुआ है दोस्तों। और जो V2 हमारा जो दिया हुआ है वो 400 वोल्ट दिया हुआ है। N2 हमारा निकालना है, हमें N2 निकालना है। ठीक है, तो 10 से 10 काट दीजिए, 25 1 सा 25, 25 एकम 25, 25 चक्कू 100, यहाँ 40 आ जाएगा, इधर हो जाएगा 400, मतलब 40 इंटू 400। ठीक है, तो 4 चक्कू 16, 3 00 यहाँ लग जाएंगे, तो मान के चलिए 1600 आपका आंसर आएगा। 3 नहीं 2 0, यहाँ पे तो 1 0 हमने काट ही दिया था, तो 40 इंटू 40 1600 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे। परिणामित के समांतर प्रचालन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन इसमें बताना है कि सही नहीं है दोस्तों। परिणामित के में समान अनुमत वोल्टता अनुमत होना चाहिए, नहीं भाई ये तो नहीं है, गलत है। परिणामित्र में समान रूपांतरण अनुपात होना चाहिए, नहीं भाई अनुपात रूपांतरण समान नहीं हो सकता है। आवृत्ति समान आवृत्ति से चलाया जाना चाहिए, हाँ ये कह सकते हैं। अगला देखिए, परिणामित्र में समान केवीए अनुमत होना चाहिए, नहीं बिल्कुल गलत। देखिए ये सब सारे ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं। कौन सा नहीं होना चाहिए, ये वाला नहीं होना चाहिए कि परिणामित में समान केवीए का अनुमत होना चाहिए। देखिए समान अनुमत का कोई मैटर नहीं है, हाँ लेकिन ये सब समान होना चाहिए, ये ज़रूर है।
ठीक है, आगे दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 59 परिणामित की शक्ति दक्षता अधिकतम होती है कब होती है? जब वह संपूर्ण निर्धारित धारिता पर भारित होता है। नहीं, ये तो गलत है दोस्तों। जब वह ऐसा भारित होता है कि तांबे की हानि हाँ भाई, जो तांबे की हानि होती है, जो तांबे की हानि होती है और आपका कौन सी हानि होती है? तांबे की हानि हो गई और लोहे की हानि, मतलब आयरन लॉस और कॉपर लॉस जब बराबर होता है तब दक्षता सबसे अधिक होती है दोस्तों। अगला है दोस्तों, हम बात कर लेते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर की। ऑटो ट्रांसफार्मर देखिए दोस्तों, एक ही वाइंडिंग होती है इसमें, ठीक है, एक ही वाइंडिंग दोस्तों होती है ऑटो ट्रांसफार्मर में। ये रहा बी वाला आंसर। अब बता दे रहे हैं क्यों होती है। एक ऑटो ट्रांसफार्मर में एक वाइंडिंग होती है, यह प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों का कार्य करती है, ठीक है। ये ऑटोमोबाइल में इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, यानी मोटरसाइकिलों में वगैरह में इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है दोस्तों। 3 कलर 4 तार वाली सेवा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिणामित संयोजन उत्कृष्ट है? देखिए दोस्तों, जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि जो घरेलू स्तर पर सामान्यतः प्रयोग किया जाता है सिंगल फेज, ठीक है, उसमें क्या होता है दोस्तों, जो न्यूट्रल होता है वो हमें आवश्यक होता है। हमें न्यूट्रल कहाँ से मिलेगा? हमें स्टार से मिलेगा, ठीक है। स्टार से हमें न्यूट्रल मिलेगा दोस्तों, स्टार से हमें क्या मिलेगा? न्यूट्रल मिलेगा। इसीलिए जो 3 फेज वाला 4 तार वाली जो सेवा होती है दोस्तों, उसमें हम क्या प्रयोग करेंगे? डेल्टा और स्टार का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। इतनी मेहनत आपके लिए की जा रही है, पीडीएफ बनाई जा रही है, फिर आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पीडीएफ डाउनलोड के लिए आप हमें जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पेड पीडीएफ आपको मिलेगी दोस्तों, बहुत ही कम दामों में मिलेगी। वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और पीडीएफ के लिए हमारे जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। हमें वहाँ कमेंट करके आप हमसे पीडीएफ के लिए पे करके आप पीडीएफ हमसे ले सकते हैं दोस्तों। 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ है दोस्तों। 1000 क्वेश्चन बहुत होते हैं और पक्का आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, जैसा कि आप खुद ही देख रहे हैं। बिहार TG2 के में भी आया है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन आपके सभी के सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं दोस्तों। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अगला है 62, एक ट्रांसफार्मर में ऊर्जा प्राइमरी से सेकेंडरी वाइंडिंग में किस माध्यम में अंतरित होती है? किस में अंतरित होती है? मैग्नेटिक फ्लक्स में अंतरित होती है, ठीक। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे दोस्तों। उस ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है जिसमें आउटपुट द्वितीयक वोल्टेज इसके इनपुट वोल्टेज से अधिक है? क्या कहा जाएगा दोस्तों? जिसमें आउटपुट वोल्टेज, जैसे कि आपका ये वाइंडिंग हो गई, ठीक है, ये यहाँ पे देखिएगा डायग्राम बना हुआ है, यहीं पे समझा दे रहा हूँ मैं। तो जैसे कि इसमें कहा गया उस ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाएगा जिसमें आउटपुट यानी द्वितीयक यानी ये सेकेंड वाइंडिंग वोल्टेज उसके इनपुट प्राथमिक वोल्टेज से अधिक है, प्राथमिक वोल्टेज से अधिक है यानी बढ़ रहा है, ठीक है। सिंगल से वो सिंगल फर्स्ट प्राइमरी से सेकेंडरी में जब जा रहा है तो बढ़ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे। और घट रहा होता तो स्टेप डाउन कहते हैं। एक ट्रांसफार्मर में लिमिनेटेड किस लिए की जाती है? एक ट्रांसफार्मर की कोर को लिमिटेड किस लिए? अरे जाहिर सी बात है, कोर को जो है लिमिटेड क्यों की जाएगी भाई? उसका जो है जो एडी करंट लॉस होता है उसको कम करने के लिए की जाती है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और देखिए कितने एग्जामों में पूछा गया दोस्तों। तो आपके लिए जो सीरीज़ है और जो वीडियो है ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट जाने वाली है। ज़रूर आपके एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ इसमें से फंसेगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यदि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग का प्रतिरोध 2 ओम और प्राइमरी से सेकेंडरी अर्थ में टर्न अनुपात 10 ओम है तो सेकेंडरी के संदर्भ में प्राइमरी का समतुल्य प्रतिरोध, देखिए दोस्तों समतुल्य जहाँ पे बात आए वहाँ पे आप फॉर्मूला देखिए एक ही लगाइएगा। समतुल्य की जहाँ भी बात आए तो देखिए फॉर्मूला आपका R इजिकल टू R1 K², ठीक है। ये आपका फॉर्मूला दोस्तों लगेगा, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा जब आपको पूछा जाए कि
प्रतिरोध जैसे 2 ओम है और प्राइमरी से सेकेंडरी के अर्थ में टर्न अनुपात 10 है, तो सेकेंडरी के संदर्भ में प्राइमरी मतलब सेकेंडरी के संदर्भ में अगर पूछा जाए तो R1 और K² लग जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर मैं बताया दे रहा हूँ, सी वाला हो जाएगा 0.02। सॉल्व ऐसे देखिए करना है आपको। ये रेशियो आपका दिया हुआ है n/1/n2 दिया हुआ है। ठीक है, और ये सेकेंडरी के संदर्भ में जो समतुल्य होगा वो ये फॉर्मूला लगाएंगे आप, और जब फॉर्मूला लगाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, सॉल्व अपने आप से कर लिएगा। अगर मैं सॉल्व करने बैठूंगा तो दोस्तों काफ़ी वक्त लगेगा और वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन के बढ़ेंगे। 66 एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें कोई हानि नहीं होती उसे क्या कहा जाता है? देखिए, ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें कोई हानि होती है उसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? आदर्श ट्रांसफार्मर। आदर्श ट्रांसफार्मर कहा जाता है। देखिए, यूपीपीसीएल TG2 के 19 शिफ्ट में मतलब एक ही दिन में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन। देखा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ आपके लिए होने वाली है। बुकोल से रिले का उपयोग आमतौर पर उपकरण की सुरक्षा के रूप में किया जाता है। ट्रांसफार्मरों के उपकरण की सुरक्षा के रूप में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किसी प्रकोष्ठीय शेल टाइप ट्रांसफार्मर में कुल कितने चुंबकीय पथ होते हैं? कितने होते हैं? 2 होते हैं भाई। शेल टाइप में कितने होंगे? 2 होंगे। देखिए, शेल टाइप में कितने पथ हैं? 2 होते हैं। शेल टाइप में 2 पथ होते हैं। और ये रहा शेल प्रकार के सारे ट्रांसफार्मर हैं आपके। अगला है क्वेश्चन, किसी ट्रांसफार्मर में श्वसनों को यानी जिसे ब्रीदरों बोला जाता है का उपयोग किया जाता है। कब किया जाता है दोस्तों? वाइंडिंग में विद्युत प्रतिरोधन देने के लिए, वाइंडिंग में आपूर्ति देने के लिए, हवा से नमी खींचने के लिए, या वाइंडिंग में करंट देने के लिए। तो इसका जो आंसर है आपका वो सी वाला हो जाएगा। एक्सप्लेन होकर दे रहा हूँ। किसी ट्रांसफार्मर में ब्रीदरों का उपयोग हवा से नमी खींचने के लिए किया जाता है। जब ट्रांसफार्मर ऑयल ठंडा होकर सिकुड़ता है तो कंसर्वेटर के रिक्त हुए स्थान की पूर्ति वायुमंडल की वायु से होती है। यह क्रिया श्वसन कहलाती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायुमंडल की नमी तेल में प्रवेश कर सकती है। तेल में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए ब्रीदर का प्रयोग किया जाता है। ब्रीदर में वायु की नमी को सोखने के लिए सिलिका जेल देखिए मिला होता है। यह नीला रंग का होता है और नमी सूखने बाद कैसा हो जाता है? गुलाबी। ये तो देखिए क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि जो सिलिका जेल होता है ब्रीदर में भरा होता है, उसका जो रंग होता है वो नीला होता है और नमी सोख लेने के बाद कौन कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उससे पहले बैगनी होता है, लेकिन जब पूरा वेस्ट हो जाता है तो गुलाबी कलर का दिखने लगता है। भंवर धारा की एक कमी है। क्या कमी है दोस्तों? वाइंडिंग की हीटिंग में नुकसान पहुंचाता है। भंवर धारा का करंट एक कमी है किस चीज़ की? वाइंडिंग में हीटिंग की नुकसान इसे पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे। किसी पावर ट्रांसफार्मर में टेपिंग स्विच सेकेंडरी वाइंडिंग में होता है। किसमें होता है? टेपिंग स्विच, ध्यान रखिएगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में होता है। किसी ट्रांसफार्मर की सप्लाई से जुड़े होने पर क्या होता है? डीसी सप्लाई से अगर जोड़ा जाएगा तो जाहिर सी बात है ट्रांसफार्मर देखिए डीसी पे तो चलेगा नहीं, एसी पे चलता है, तो इसकी जो फर्स्ट सप्लाई होती है जो कि प्राइमरी सप्लाई कहा जाता है वो जल जाएगी दोस्तों। क्लिप ऑन मीटर, अच्छा क्लिप ऑन मीटर देखिए दोस्तों, जो क्लिप ऑन मीटर होता है ट्रांसफार्मर करंट ट्रांसफार्मर का होता है। ठीक दोस्तों, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे। 2 ट्रांसफार्मरों की तुल्यकालिता के लिए निम्न में से कौन सी प्रमुख शर्त है? देखिए सबसे मेन जो शर्त है दोस्तों वो तो देखिए आवृत्ति, वोल्टेज और फेज अनुक्रम समान होने चाहिए, सबसे बड़ी, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के लिए ट्रांसफार्मर के नो लोड करंट का मान कितना होता है? नो लोड करंट का मान दोस्तों 2 से 5। ठीक है, नो लोड में कितना चलेगा? 2 से 5 चलेगा। 75 क्वेश्चन हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब को नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दें दोस्तों। और आपको कमेंट बॉक्स में सीरीज़ की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर आप चैनल को में जाकर प्लेलिस्ट देखें दोस्तों, उसमें इलेक्ट्रीशियन की पूरे 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ है। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, आपको पेड पीडीएफ मिलेगी, वो भी बहुत ही कम दामों में मिलेगी दोस्तों। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना मत भूलें।
वेलकम टू स्टडी विद प्रेम जी। दोस्तों आज जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं वो है यूपीपीसीएल के TG2 के जितने भी क्वेश्चन आंसर है सब भर भर के इसी वीडियो में आपको मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए दोस्तों, यूपीपीसीएल TG2 के एग्ज़ाम के 2019 के शिफ्ट सेकंड के हैं दोस्तों, और भी अन्य टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे दोस्तों, जो कि टफ भी होंगे, इजी भी होंगे, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को क्लिक कर दें, क्योंकि आपको हमारी न्यू वीडियो की अपडेट उसी से मिलेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जब लोहे का 6 और तांबे का 6 बराबर होता है, यानी जो लॉस होता है वो जब बराबर होता है, तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है वो सबसे अधिकतम होती है, क्योंकि जो आपका PI होगा और PCU यानी कॉपर आयरन लॉस और कॉपर लॉस जब बराबर होगा दोस्तों, तो दक्षता सबसे बराबर वो अधिकतम होगी दोस्तों। और ये रहा अगला क्वेश्चन आपके लिए। ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए आमतौर पर किस प्रकार की रिले का प्रयोग किया जाता है? बुकोज रिले का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे दोस्तों। एक 100 एम्पियर और 5 एम्पियर यहाँ पे काट लीजिए, 20 एम्पियर यहाँ पे कर लीजिएगा। ये मतलब यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट कर दे रहा हूँ मैं। ठीक, अनुपात का CT ट्रांसफार्मर 5 एम्पियर का एम्पियर मीटर से जुड़ा है। यदि पाठ्यांक रीडिंग 10 एम्पियर हो तो वास्तविक करंट की गणना कीजिए। अच्छा, वास्तविक करंट की इसमें गणना करना है। देखिए दोस्तों, पहले 100 ये पहले काट लीजिए। ठीक, तो आप ये कर लीजिए सबसे पहले कि जो आपका करंट है वो 5 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक, और 100 एम्पियर वाला इसको पहले डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पे 20 बचेगा, 20 एम्पियर आया, इनटू आप 3 एम्पियर कर लीजिए। जब आप 3 एम्पियर कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा दोस्तों। $60 आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए 60 आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर में लोड के अनुसार किस प्रकार का 6 परिवर्तन होता है दोस्तों? जो लोड के अनुसार परिवर्तन होता है वो होता है तांबे का। लोड के अनुसार किसका परिवर्तन होता है? तांबे का। ध्यान रखिएगा दोस्तों। और जो आगे क्वेश्चन जो बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आते जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर दीजिए, तुरंत। ठीक, एक पूर्ण लोड वाले ट्रांसफार्मर में तांबे का 6 1000 वाट है, तो आधे लोड पर 6 लोड की गणना की। देखिए आधा अगर बोला जाए, आधा आपका लोड चल रहा है तो आप ये लगता है स्क्वायर में। ठीक, इनटू आपका जो 6 हुआ है लॉस हुआ है वो 1000 हो गया। ठीक दोस्तों, तो आप इसको काट लीजिए, 1/4 हो जाएगा जब स्क्वायर हटेगा, इनटू 1000 हो जाएगा। तो जब आप काटेंगे तो यहाँ पे 250 आएगा, 250 वाट हो जाएगा आपका। तो आंसर ए आपका बिल्कुल सही है। तो 250 वाट आ रहा है आंसर, वो बिल्कुल सही है। आगे आंसर क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे दोस्तों। किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग वोल्टेज स्टेबलाइजर में किया जाता है? वोल्टेज स्टेबलाइजर में ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें केवल एक वाइंडिंग होती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, इसमें एक वाइंडिंग होती है, इसलिए इसका प्रयोग जो किया जाता है स्टेबलाइजर में किया जाता है। आगे है, एक परिणामित ट्रांसफार्मर में कुल हानि निर्भर करती है। किसके ऊपर निर्भर करती है? वोल्टता और धारा के बीच के कोण पर निर्भर करती है, या धारा पे निर्भर करती है, या वोल्टता पे निर्भर करती है। तो आंसर आपका वोल्टता और धारा पे निर्भर करती है। ठीक दोस्तों, वोल्टता और धारा पे ध्यान रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि लाइक करने से आपको कुछ नहीं जाता। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परिणामित्र का सहायक भाग नहीं है? देखिए, श्वासक है, ब्रीदर आप जानते हैं, आइसोलेटर नहीं है, बशिंग है और संरक्षी भी है। तो आपका ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊंचाई ट्रांसफार्मर, जिसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर का नाम दिया गया है, उसको जो है परिणामित में द्वितीय कॉइल तक वोल्टता बढ़ती रहती है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है दोस्तों, उसका जो
वोल्टता होती है वो बढ़ती रहती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे। एक परिणामित ट्रांसफार्मर में दो प्रेरित कुंडलियों का विद्युत रूप से अलग और चुंबकीय रूप से संबंधित होना होती हैं। हाँ, कह सकते हैं आप। ठीक, पहला वाला लगा ले रहे हैं। ठीक, चुंबकीय रूप से अलग और विद्युत रूप से संबंधित नहीं। विद्युत रूप से अलग और चुंबकीय रूप से अलग नहीं। विद्युत रूप से संबंधित और चुंबकीय रूप से संबंधित नहीं। बिल्कुल पहला वाला आपका रियल आंसर है, सही आंसर है। ठीक है, आगे क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन के लिए दोस्तों बढ़ रहे हैं। उपकेंद्रों में विभव परिणामित्र का प्रयोग परास बढ़ाने के लिए किया जाता है। वोल्टमीटर के परास को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक दोस्तों, चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अभी। बिल्कुल अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे। 87 परिणामित्र या घूर्णन मशीन के कोर बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री BH5 क्षेत्र होना वांछनीय है। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इनमें हिस्टैरिसीस हानि कम होगी। जो BS का संकीर्ण होता है दोस्तों ट्रांसफार्मर में, तो इससे क्या होता है, हिस्टैरिसीस जो लॉस होता है वो कम होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे। परिणामित कोर पटलन, ठीक, जो पटलन होती है वो द्वारा रोधन किए जाती है। संचलित कागज नहीं, सूती टेप नहीं, वार्निश की जाती है दोस्तों। जो उसकी पटलन कोर होती है वो क्या किया जाता है, उसको वार्निश किया जाता है। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे। दो परिणामित्रों ट्रांसफार्मरों के समांतर संचालन के दौरान निम्न में से किस स्थिति का पालन नहीं किया जाना चाहिए? किस स्थिति का पालन नहीं किया जाना? उन्हें समान आवृत्ति संचालित होना चाहिए। बिल्कुल सही है, समान होना चाहिए ना। 50 हर्ट्ज है तो भाई 50 हर्ट्ज ही रहे, उससे ज़्यादा आवृत्ति या उससे कम ना हो। आगे है, उनका वोल्टता निर्धारित रेटिंग समान होनी चाहिए। इसको कह सकते हैं लेकिन कंफर्म नहीं है, इसको डाउटफुल में ही रखेंगे। आगे ऑप्शन देख लेते हैं। उनका धार रेटिंग समान होना चाहिए। हाँ, कह सकते हैं। उनका परिणामन अनुपात समान होना चाहिए। बिल्कुल सही है, तो बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। 89 का जो बी है, नहीं बी नहीं, सी हो जाएगा दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा था कि डाउट में है, तो ये डाउट में था दोस्तों। उनकी धारा का निर्धार रेटिंग समान होना चाहिए। जो धारा होती है वो उनकी समान होनी चाहिए। ये कोई पालन करने वाला कारण नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आप भी करेक्ट कर लीजिएगा। सी वाला आपका बिल्कुल सही आंसर है। एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट था, तो अभी मैंने ये आंसर देखा तो मुझे पता चला कि आंसर सी सही है आपका। दो ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन के लिए निम्न शर्तें आवश्यक हैं। देखिए, उन्हें समान आवृत्ति पर संचालन होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि 50 हर्ट्ज वाली बात की थी मैंने। और उनका वोल्टेज रेटिंग समान होनी चाहिए। जी बिल्कुल। उनका ट्रांसफार्मर रेशियो समान होना चाहिए। बिल्कुल। जबकि उनकी धारा समान हो या ना हो, इसमें समांतर परिचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों। अगला है 90 वाला क्वेश्चन है। 90 क्वेश्चन पे आ गए हैं। 10 kVA और 1100/400 वोल्ट एकल फेज परिणामित्र में द्वितीय कुंडली में 100 फेरे हैं। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या बताइए। ये वही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे जो लास्ट टाइम लगाया गया था। V2/V1 इज इक्वल टू N2/N1। ठीक है, N2/N1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इनमें देखिए 400 वोल्ट बताया गया है अपॉन 1100 इज इक्वल टू 100/N1। 2 0 से 2 0 काट दीजिए आप। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो आंसर आपका आएगा वो देखिए 275 करके आ रहा है। 1100 ऊपर चला जाएगा और 4 आपका नीचे आ जाएगा। ठीक, जब आप काटेंगे तो 275 करके आएगा। तो 275 आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। ए वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे। परिणामित्र यानी ट्रांसफार्मर में 2 प्रेरण कुंडलियां होती हैं, विद्युत रूप से विभक्त और चुंबकीय रूप से विभक्त। नहीं, गलत है। विद्युत रूप से संबंध और चुंबकीय रूप से संबंध। नहीं भाई, चुंबकीय रूप से संबंध नहीं होती है। ठीक, चुंबकीय रूप से विभक्त और विद्युत रूप से
संबंध, हाँ कह सकते हैं, डाउट में है दोस्तों। डी वाला देख लेते हैं, विद्युत रूप से विभक्त और चुंबकीय रूप से संबंध, बिल्कुल सही। डी वाला बिल्कुल सही आंसर है आपका। परिणामित्र में दो प्रेरण कुंडलियां, देखिए दोस्तों एक्सप्लेन भी किया गया है यहाँ पर। दो प्रेरण कुंडलियां होती हैं जो प्राइमरी सेकेंडरी कहलाती हैं, विद्युत रूप से विभक्त और चुंबकीय रूप से संबंध होती हैं। जो विद्युत होता है इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होती हैं, लेकिन जो है चुंबकीय रूप से अलग होती, चुंबकीय रूप से संबंधित होती हैं और विद्युत रूप से अलग होती हैं। 92 नंबर क्वेश्चन पे पढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। परिणामित्र ट्रांसफार्मर में कोर पटलन लेमिनेशन जिसे कहा जाता है, उस पे जो वार्निश होती है, वार्निश की कोर पर जो है वार्निश की जाती है दोस्तों। अभी आ चुका है क्वेश्चन, फिर दोबारा से TG2 में देखिए पूछा गया है। विद्युत परिणामित्र ट्रांसफार्मर में होते हैं डैश 500 kVA से अधिक निर्धारित रेटिंग वाले अपचायी परिणामित्र। बी और सी देख लेते हैं दोस्तों। 500 kVA से कम निर्धारित रेटिंग वाले अपचायी परिणामित्र, हाँ यही सही आंसर आपका, बी वाला बिल्कुल सही आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे। एक परिणामित्र टंकी में तेल स्तर के नीचे विसंगत दोषों का पता लगाने के लिए किस रिले का प्रयोग किया जाता है? जाहिर सी बात है ग्लूकोज रिले का प्रयोग किया जाएगा, एक ही रिले होती है उसमें। दिए गए भार के लिए परिणामित्र की पूर्ण दिवस क्षमता और वाणिज्यिक दक्षता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? पूर्ण दिवस दक्षता और वाणिज्यिक जो दक्षता से अधिक होनी चाहिए, ये तो गलत हो गया भाई। वे शून्य होनी चाहिए, शून्य होती नहीं है, बराबर बिल्कुल नहीं होते हैं। पूर्ण दक्षता वाणिज्यिक दक्षता से कम होती है। जो पूर्ण दक्षता होती है दोस्तों वो वाणिज्यिक दक्षता से कम होती है दोस्तों। अगला है क्वेश्चन। परिणामित्र ट्रांसफार्मर में अलग अलग पटलनों लेमिनेशनों को के रूप में काटा जाता है। ई पट्टी के रूप में काटा जाता है, ठीक है, ऐसे करके काटा जाता है दोस्तों, ठीक है, ऐसे करके काटा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कई सारे प्रकार हैं। देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मरों को अलग अलग लेमिनेशनों को ई पट्टी के रूप में काटा जाता है, एल में काटा जाता है, ई आई और आकार में भी काटा जाता है। GHF के आकार में नहीं काटा जाता है, GHF के आकार में काटा नहीं जाता है। ट्रांसफार्मर कोर का लेमिनेशन सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। लेमिनेशन कर देने से ट्रांसफार्मर की भंवर धारा हानि कम हो जाती है दोस्तों, जो भंवर धारा हानि है वो कम हो जाती है। जो लेमिनेशन की मोटाई होती है वो 0.35 से 5 मिलीमीटर तक होती है दोस्तों। अगला देखिए भाई, ट्रांसफार्मर कोर क्रोड पटलन से बनाए जाने का मुख्य कारण क्या है? जो मुख्य कारण है वो होता है क्रोड हानि कम करना। जो क्रोड हानि होती है दोस्तों उसको कम करना इसका मुख्य कार्य होता है। रिड्यूसिंग कोर लॉस, ठीक। 98 पे बढ़ेंगे। किसी ट्रांसफार्मर में प्राथमिक 200 टन तथा द्वितीयक में 50 टन यदि प्राथमिक वोल्टेज 240 है और अनुप्रयोग किया जाता है तो द्वितीयक वोल्टता बताइए। देखिए दोस्तों, फॉर्मूला फिर से वही लगेगा, देखिए N1/N2 लगा लेते हैं हम। प्राथमिक के लिए N1/N2 50 टन हो गया, ठीक, इजिकल टू 240 अपॉन N2 के लिए हमें निकालना है। N2 क्या करना है, हमें निकालना है। 1 0 से 1 0 काट दीजिए। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 4 6 जा 240, 60 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। 60 वोल्ट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे 99 के लिए, और वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं आप, नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को दबा दीजिएगा। देखिए कितनी बार ये पूछा गया है दोस्तों, ये देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये बहुत बार पूछा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए TG2 एग्ज़ाम के लिए दोस्तों। ये देखिए एक TG2 एग्ज़ाम के लिए पूछा भी गया है बीच में, और ये देखिए और भी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सब में दोस्तों पूछा गया है, ठीक है। जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनको निर्धारित किया जाता है, मतलब कैसे निर्धारित किया जाता है? KVA में। हमेशा ट्रांसफार्मर जितने भी हो दोस्तों उनको KVA में निर्धारित किया जाता है।
100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होने वाले हैं दोस्तों। मुंह थक गया है मेरा, लेकिन आपके लिए मैं अभी भी बोल रहा हूँ दोस्तों, मेहनत कर रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। लास्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ रहे हैं दोस्तों। एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में 400 प्राथमिक और 1000 द्वितीयक टर्न होते हैं। कोर का शुद्ध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है, यदि प्राथमिक घुमाव से 540 वोल्ट पर 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जुड़ा होता है, तो कोर में प्रवाह घनत्व की चरम मान की गणना कीजिए। देखिए दोस्तों, सॉल्व हुआ रखा हुआ है। देखिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट के सॉल्व करते हैं। N1 हमारा 400 है, N2 हमारा 1000 है। आपका ये जो अनुप्रकाश क्षेत्रफल जो दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर पर स्क्वायर दिया हुआ है, जिसे हम क्या लिख लेंगे 60 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर कर लेंगे दोस्तों। सेंटीमीटर से हम चेंज कर लेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे दोस्तों। F = 50 हर्ट्ज हो जाएगा और B = 500 वोल्ट हो जाएगा। जो हमारा B हमें निकालना है, BM निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? BM, यानी इसका जो घनत्व है उसको निकालना है दोस्तों। तो फॉर्मूला लगाएंगे V = 4.445 F और N1। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे। B हमारा 520 है, 4.44 × 50 हमारा जो है हर्ट्ज हो जाएगा। और हमारा जो फाई है उसको ऐसे ही रखा रहने देंगे, 400 हमारे पर टर्न है। ठीक है, तो यहाँ पे फाई को यहाँ पे उठा लिया गया है और सबको लाइन वाइज लिख दिया गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसे दोस्तों कहते हैं। और यहाँ पे आपका आंसर आएगा 0.00585 वीबर। और दोस्तों यहाँ पे एक और फॉर्मूला लगेगा जिसे कहते हैं फाई = BMA, यानी आपका जो घनत्व है उसका फॉर्मूला लगेगा। घनत्व का फॉर्मूला ये होता है कि आपका जो फाई होगा वो ऊपर हो जाएगा और नीचे आपका हो जाएगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 0.976 यानी 976 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, फिर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा।